बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ करेंगे। सेकंड ईयर केमिस्ट्री एफएससी चैप्टर नंबर 1 टुडे आवर लेक्चर नंबर 1। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस और फीचर्स को डिस्कस करना है इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स का मुताला करें, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है, इसका क्या मतलब है? हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यानी हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। क्लियर? अब ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, बल्कि दूसरे एलिमेंट्स भी इनमें हम स्टडी करते हैं, लेकिन वो माइनर होते हैं। For example, methane, CH4, benzene, etc. These are examples of organic compounds. Clear? Now we will discuss importance of organic chemistry. Organic chemistry has great importance in our daily life. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अहम किरदार है। जैसे कि अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें हम मेडिसिन्स को स्टडी करते हैं। वो मेडिसिन्स जो नेचुरली तौर पे हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, और वो मेडिसिन जो हम लैबोरेटरीज में सिंथेसाइज करते हैं, या पेस्टिसाइड्स देख लें जिसमें हम कीड़े मकोड़े हशरात को मारने के लिए जो यूज़ करते हैं, या फंजीसाइड्स जो फंगस को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दीज आर दी मेडिसिन्स जो कि ऑर्गेनिक नेचर की होती हैं। क्लियर? इस तरह अगर हम क्लॉथिंग की तरफ आएँ, जो हम कपड़े पहनते हैं, बेड शीट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो फाइबर्स के बने होते हैं। फाइबर्स बनाने के लिए पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं हम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन, सिल्क, वोल वगैरह, और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो हम सिंथेसाइज करते हैं, जैसे नाइलॉन, डेक्रॉन एंड एक्रेलिक टेक्सटाइल। कॉस्मेटिक्स की बात करें तो कॉस्मेटिक्स की जो टोटल कंपोजिशन है वो ऑर्गेनिक नेचर की होती है। इस तरह फर्टिलाइजर्स जो हम सिंथेसाइज करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो भी ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। इस तरह अगर फूड की बात करें, जो हम डेली बेस पे खाना खाते हैं, एग, मिल्क वगैरह यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा मीट, गोश्त वगैरह, ये सारे जो हैं ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह कुछ सिंथेटिक फूड की बात करें जो कि हम बेकिंग प्रिपेयर करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। फ्यूल की बात करें, जो हम ऑटोमोबाइल, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह, जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, ये तमाम फ्यूल्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और कुछ जो होते हैं वुड, जो कि सेल्यूलोज, नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये यूज़ किया जाता है हाउसेस बनाने के लिए। ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स जो हम यूज़ करते हैं हाउसेस में, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये जितने भी हमने पढ़ी है इंपॉर्टेंस, ये ऑर्गेनिक, ये जितने भी हैं, जिस तरह कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स, फूड, फ्यूल, हाउसेस, मेडिसिन वगैरह जो होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये जो प्रपोज्ड की जैकब बर्ज़ेलियस ने 19th सेंचुरी में, जो कि एक स्वीडिश का केमिस्ट था, और इस थ्योरी की अहम पार्शलूट्स जो हैं वो दर्ज है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। उसके बारे में उन्होंने कहा था कि कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम हासिल कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं।
तो यानी ये हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड पोस्टुलेट ये था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कैन ओनली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हम लिविंग से हासिल नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। तीसरा अहम पोस्टुलेट वाइटल फोर्स थ्योरी का ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दीज आर कैन नॉट इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। दीज थ्री पोस्टुलेट्स वर अबाउट वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किसने किया और क्यों किया, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। फ्रेडरिक फुलर जो कि एक साइंटिस्ट था, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। हाउ, कैसे किया? उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम एक्सपेरिमेंट किया, उसको हीट किया। अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हीट किया, उसके नतीजे में यूरिया प्रिपेयर हुआ। ठीक है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं NH2 होल ट्वाइस और CO। और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है जो कि लैब में सिंथेसाइज हुआ था। फ्रेडरिक फुलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को किस तरह रिजेक्ट किया देखते हैं जी। एक तो उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, एक ये पोस्टुलेट लास्ट उसने रॉन्ग साबित किया। दूसरा ये कि वो ये समझते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो सकते हैं, नॉन लिविंग से हासिल नहीं हो सकते। लेकिन इन्होंने लैब में अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन लिविंग से उन्होंने यूरिया जो है उसको प्रिपेयर किया। तो इस तरह फ्रेडरिक फुलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को इन बेसिस पे रिजेक्ट किया। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड। फीचर्स का मतलब है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की खसूसियात, प्रॉपर्टीज, ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पीक्यूलियर बिहेवियर। पीक्यूलियर का मतलब है खास, स्पेशल बिहेवियर जो कि हम लेते हैं कैटिनेशन के लिए। कैटिनेशन का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। कैटिनेशन जो होती है वो होती है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, यानी कोई भी एटम है जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी रखता है और आपस में सेल्फ लिंकेज करते करते लॉन्ग चेन बनाने की कैपेबिलिटी उसमें हो, तो ऐसी कैपेबिलिटी को हम कैटिनेशन कहेंगे। जिस तरह कि कार्बन टू कार्बन देके सिंगल बॉन्ड से ये लॉन्ग चेन बना रहे हैं, ये डबल बॉन्ड से भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से भी हो सकते हैं। तो ये कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी जस्ट हैव कार्बन, नॉट अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एलिमेंट्स। सल्फर वगैरह जो होते हैं ये प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज क्योंकि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो दैट इज़ वेरी स्टेबल होता है बॉन्ड। अदर एलिमेंट्स डज नॉट हैव स्टेबल बॉन्ड थर्मोडायनेमिकली, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना स्टेबल होता है कि इनको अगर हम हीट भी करें तो ये ब्रेक नहीं होता। जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जो होते हैं थर्मोडायनेमिकली इनके जो आपस में बॉन्ड होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होते। तो कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है नॉन आयोनिक नेचर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। जब उन पे चार्ज ही नहीं है तो वो नॉन आयोनिक नेचर के हुए। और जो कंपाउंड्स नॉन आयोनिक नेचर के होते हैं उन्हें हम कोवैलेंट नेचर के कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अब फॉर एग्जांपल ये वैलेंस शेल दिखाया गया है ये कार्बन का, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट वन कि ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे और अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करे, या 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये गेन करे और अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करे। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स 4 के 4 लूज करेगा तो कैटाइन बनेगा, और अगर वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनाइन फॉर्मेशन होगी उसकी। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो कार्बन है उसकी इतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी नहीं है, कैपेबिलिटी कि वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे और एनाइन की फॉर्मेशन करे। सेकेंडली उसकी इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है, इतनी भी उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लो नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन की फॉर्मेशन करे। तो अब वो करेगा क्या? तो ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो कंबाइंड करेगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन और वो कोवैलेंट नेचर के बॉन्ड बनाएगा। सो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कोवैलेंट नेचर, इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर कोवैलेंट नेचर के होते हैं। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी इज सिमिलरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली सिमिलर रखते हैं, बिहेवियर जो होता है उनका आपस में मिलता जुलता है। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरियस। होमो मीन सेम एंड लोगोस मीन चेंज, यानी सेम चेंज कंटेन करते हैं। जैसे कि देख लें यहाँ पे मीथेन CH4, ईथेन CH3, CH3,
प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए यहाँ से अगर आए इस तरह करके इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा होता जा रहा है CH2 का, ठीक है, CH सब यूनिट का इजाफा होता जा रहा है हर एक में, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो दीज ऑल आर अल्केन्स जस्ट चेंजेस ऑफ CH2, जिसको हम क्या कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, और उसका जो मैस है वो है 14 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर में से कंटेन करता है। तो ये सिर्फ अल्केन के लिए नहीं है बल्कि अल्कीन हो गए, अल्काइन हो गए, अल्कोहल हो गए, अल्डिहाइड्स हो गए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी जो सिमिलरिटी बिहेवियर होती है और वो होमोलोगस सीरीज बनाती है, इनकी एक ये यूनिक प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हम जो हम डिस्कस करेंगे वो है कम्प्लेक्स इन नेचर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कम्प्लेक्स ज्योमेट्री रखते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को देख लें, फॉर एग्जांपल स्टार्च C6H10O5 वोल्ट, एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल्स पॉसिबिलिटी होते हैं, तो ये कम्प्लेक्स नेचर रखते हैं, कम्प्लेक्स ज्योमेट्री रखते हैं। प्रोटीन भी इसी तरह कम्प्लेक्स ज्योमेट्री रखते हैं, लिपिड्स भी कम्प्लेक्स ज्योमेट्री रखते हैं। तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव कम्प्लेक्स ज्योमेट्री, सो दे आर कम्प्लेक्स इन नेचर। क्लियर? इस तरह फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज उनके डिफरेंट बनते हैं, तो वो एक दूसरे के लिहाज से आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस फेनोमेनन या प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल अब ये देखें CH3 CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है CH3O CH3, इसको हम ईथर कहते हैं। अब देखें इसमें इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन है C2, ईथर में 2 कार्बन है C और C, ठीक है C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 और 1 6, इधर 6 हम इधर इसके हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6। कितने ऑक्सीजन है इथाइल अल्कोहल में? 1। ईथर में कितने हैं? 1। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम बन रहा है C2H6O, बट लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो दीज टू कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द प्रोसेस और फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस तरह बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी को जो हम डिस्कस करेंगे उसको हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे मैंने जिस तरह लास्ट टाइम को डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सो दे आर कॉल्ड नॉन आयोनिक नेचर। जब ये नॉन आयोनिक नेचर हैं तो इनको हम मॉलिक्यूलर नेचर भी कहते हैं। अब जब ये मॉलिक्यूलर नेचर रखते हैं तो मॉलिक्यूलर नेचर की प्रॉपर्टी कि वो ना इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं ना ही इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अट्रैक्शन उनमें नहीं होगी, अट्रैक्शन उनकी लेस होगी, तो लाजिमी बात है वो लेस रिएक्टिव होंगे। जब वो लेस रिएक्टिव होंगे तो लाजिमी बात है उनके लो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन भी लो होगा। सो दे हैव लो रेट ऑफ रिएक्शंस। जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो लो रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। तो उनको स्पीड अप करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यूनिक प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसे सल्यूट एक जैसे नेचर वाले सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉन पोलर, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं तो स्टूडेंट ने नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होना है। सो दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ज़ाइलीन, टॉलिन, हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, एक्सेट्रा। क्यों? बिकॉज क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर इन नेचर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर नेचर के हैं उनमें ही डिजॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज क्योंकि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्यूट वाटर में हल होंगे, जबकि नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें हल होते हैं। क्लियर? थैंक यू। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।